हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। यानी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या होने वाला है फ्यूचर में, ये जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप खुद ही अपना भविष्य लिख दें। अपना भविष्य आप कैसे लिखेंगे? अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से, एफर्ट से, राइट। यानी कि आप मेहनत कीजिए, आप में इतनी काबिलियत है कि अपना फ्यूचर तक आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, रिसेंटली हमने देखा कि एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए। ठीक है, ये बोल के कि सिलेबस कम किया जा रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत बर्डन है, ये बोल के सिलेबस कम करने के चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन किए गए। लेकिन ख़ास तौर पे सबसे जो मेजर फोकस रहा वो रहा हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए। चाहे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ की गई हिस्ट्री में, और हिस्ट्री के ऊपर ही फिर अब बवाल बचा हुआ है पूरे देश भर में। क्योंकि देखो, हिस्ट्री कोई एक ऐसी चीज़ है जो हो चुकी है पास्ट में, उसको आप पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप हमारी किताबों के साथ में, अगर जो लिखा हुआ कंटेक्स्ट है उसके साथ में छेड़छाड़ होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया भर तो वो चीज़ जानती है जो पहले चल रही थी, आपने छेड़छाड़ करी, अब आप क्या जानते हैं? अब आप वो चीज़ जानते हैं, आपके आगे वाले जो आने वाले जो जनरेशन है वो चीज़ जानेंगी जो हम उनको सिखाना चाह रहे हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया का, जहाँ के लिए कहा जाता है, देख वी आर नॉट श्योर बट ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे उन्हीं के जो रूलर्स हैं, जैसे कि इस वक्त नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं या चाइना के जो रूलर हैं, उन्हीं के बारे में उनकी किताबों में ज़्यादा लिखा जाता है। कहा जाता है कि वो कैसे हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं या चाइना के जो लोग हैं, उनके दिमाग में वही चीज़ है कि हमारे जो रूलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, दुनिया उनको मतलब गलत साबित करने पे तुली हुई है, फलाना फलाना, ये चीज़ें उनको लिखी जाएंगी। तो अगर हमने अपनी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ की तो अब देखो, इतिहासकार ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बैठे हुए हैं, दुनिया भर में इतिहासकार बैठे हुए हैं जिनको हर देश की इतिहास की जानकारी होगी, है ना। किसी को इंडिया की जानकारी होगी, चाहे वो जर्मनी में रहता हो, उसको इंटरेस्ट होगा इंडियन हिस्ट्री में, उसने पढ़ा होगा। तो उनके कंसेप्ट से, उनके फैक्ट से, क्योंकि वहाँ की बुक्स नहीं चेंज हुई, उनके फैक्ट से हमारे फैक्ट्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने अपनी मनचाहे तरीके से छेड़छाड़ करी। ठीक है, तो इस चक्कर के ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने गलत किया, आप हिंदुत्व फैलाना चाह रहे हैं, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, आप वैसा रवैया लाना चाह रहे हैं। मुगलों की हिस्ट्री अगर आप बीच से निकाल देंगे, दैट मीन्स जो 200 साल उन्होंने हमारे ऊपर राज करा, वो जो हिस्ट्री का पीरियड है उस टाइम पे इंडिया कहाँ था, कहाँ स्टैंड कर रहा था, वो सब गायब हो जाएगा। तो उस हिस्ट्री को आप कैसे हटा सकते हैं? या फिर कुछ लाइंस को चेंज करने से सिलेबस का बर्डन तो कम नहीं हो रहा, या एक चैप्टर हटाने से सिलेबस का बर्डन तो कम नहीं हो रहा। इस तरीके के बड़े सारे उनके ऊपर सवाल उठाए गए। ठीक है, तो वही है, देखो स्टेटमेंट पहली लाइन ही बोल रही कि द आर्बिट्ररी, यानी कि जो रैंडम सा, बिना सोचे समझे जो उनने डिलीशन का ये, एंड यहाँ पे वर्ड है सरप्टिशियस। आर्बिट्ररी और सरप्टिशियस डिलीशन जो हुआ है कुछ हिस्सों का टेक्स्ट बुक्स के साथ में, वो बिट्रेज बैड फेथ एंड लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, यानी कि प्रोफेशनलिज्म की कमी, और बैड फेथ यानी कि बैड फेथ की तरफ इशारा कर रहा है कि आपकी मंशा अच्छी नहीं है। और ये क्या किस वजह से हुआ है कि जो हमारा पॉलिटिकल क्लाइमेट है उसके ऊपर, कि जो अभी पॉलिटिकल क्लाइमेट जिस तरीके का बन रहा था, काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं हुई है। मतलब ऐसा था, उम्मीद कर रहे थे कि अभी इस चीज़ के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पूरे देश भर में जैसे क्या क्या चीज़ें हटाई गई। ये हटाया गया कि हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट फॉर गांधी,
द रेफरेंस टू डिसलाइक ऑफ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट फॉर गांधी, यानी कि जो हिंदुत्ववादी थे लोग, उनका गांधी की तरफ जो महात्मा गांधी जी हैं उनकी तरफ जो अप्रिय रवैया था, मतलब वो उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। अ बैन ऑन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब उनके ऊपर बैन किया गया था आफ्टर हिज असैसिनेशन। एंटायर चैप्टर्स ऑन हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, रेफरेंस टू 2002 कम्युनल राइट्स इन गुजरात एंड द नक्सलाइट मूवमेंट, द इमरजेंसी एंड डिस्कशन ऑन सोशल मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया। अब इन सब चीज़ों को हटाने का मतलब क्या हुआ, ये हमारी हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े ऐसे संदर्भ हैं जिनको आप हटा नहीं सकते, जिनके बारे में अगर हमारी आने वाली जनरेशन ने नहीं जाना तो एक होता है ना कि आपने कुछ गलती करी है, आप गलती में से, ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली, पर उस गलती में से आपको एक शिक्षा भी मिली है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट सामने आते हैं, तो उनसे जो हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकते थे, वो उसकी बजाय क्या हो सकता है, फ्यूचर जनरेशन के पास ये चांस है कि वो ऐसी गलतियां दोबारा दोहरा सके, है ना, ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा हम अगर कहीं दुनिया भर में कहीं भी जाके खड़े होंगे, हम बोलेंगे कि 2002 में कम्युनल राइट्स तो हुए ही नहीं गुजरात में, तो लोग क्या कहेंगे हमारे ऊपर, वहाँ की जनता जो है, वहाँ के जो जानकार हैं वो कहेंगे आपको अपने देश का इतिहास नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, नहीं पता आपको ये चीज़। तो ये बहुत ही एक मेजर स्टेप कहा जा रहा है जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। जो हिस्टोरियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपने जो ये किया लीडिंग टू जो यूजीसी का और ये सिर्फ एनसीईआरटी के साथ नहीं, यूजीसी के सिलेबस में जो बैचलर डिग्री के लिए स्पेशली हिस्ट्री के लिए जो है उसको भी छेड़छाड़ की जा रही है, लीडिंग टू अ प्लेनली प्रेजुडाइज्ड एंड इरैशनल परसेप्शन ऑफ आवर पास्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। जो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत ये बहुत ही गलत है, बायस्ड है, ठीक है, और हमारे पास्ट के साथ में छेड़छाड़ है, अनैतिक छेड़छाड़ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं था ये चीज़ करना, आप गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका कहने का तरीका, ये उनका कहने का मकसद था। अब बोल रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें आपने जो हैं इस तरीके से आप प्रदर्शित कर रहे हैं जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है, और इसमें आपने किसी भी एक्सपर्ट की राय जो है उनको नज़रअंदाज किया है, ठीक है। यानी कि अगर आप हिस्ट्री में क्वालिफिकेशन रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आपने उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करा। द ट्रबल इज व्हेन दिस एक्सरसाइज इज कैरिड आउट इन अ पॉलिटिकल पार्टीसन मैनर, यानी कि पॉलिटिकल बायस्ड मैनर में की गई कौन सी एक्सरसाइज कि टेक्स्ट बुक्स और पेडागोजी को चेंज करना चाहिए, टाइम एंड अगेन उनको रिवाइज करना चाहिए, बट अगर ये पॉलिटिकल मकसद से की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत है एंड इन डिसरिगार्ड ऑफ द एक्सपर्टीज, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं उनके कहे अनुसार नहीं हुई, उनके कहे के बिल्कुल विपरीत हुई, तो ये क्या होगा, इट टर्न्स आउट टू बी टॉक्सिक व्हेन स्ट्रिफ नॉट हार्मनी इज प्रमोटेड थ्रू अ फॉर्मल एजुकेशन। तो इससे ये पता चलता है कि आप एक जहरीली तनाव वाली राजनीति या एजुकेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन के फॉर्मल एजुकेशन के जरिए, ना कि आप सौहार्द और एकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका कहना था। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग एजुकेशन सिस्टम, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में हम चेंजेस कर रहे हैं उसका मकसद क्या है करने का। तो देखो, मकसद ये है कि जो हमारा नेशनल इंटीग्रिटी है, ठीक है, मतलब सौहार्द है, उसको प्रमोट किया जाए, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ सोचने के लिए बच्चों को मजबूर किया जाए या प्रेरित किया जाए, और साइंटिफिक उनका अप्रोच रहे, हर चीज़ की तरफ लॉजिकल अप्रोच रहे, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे होता था, क्यों होता था कुछ पता नहीं क्यों होता था, या ऐसे करते हैं क्यों करते हैं, नो आइडिया, ये चीज़ ना हो, ठीक है। फर्स्ट, टू प्रमोट द रूलिंग पार्टीज आइडियोलॉजी, की रूलिंग पार्टी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, उनको आगे प्रचार करना, ऐसा तो नहीं है। पॉलिटिकल ये जो प्राइमरी एजुकेशन का एवॉल्व करने का मकसद है, उसको चेंज करने का मकसद है, वो ये तो नहीं है। मकसद तो यही नहीं बताया जा रहा ना कि हम अपनी पार्टी की पॉलिसी आगे लाना चाहते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं कह रहा। सेकंड है, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर।
जो कि बिल्कुल सही है। टू फोकस ओनली ऑन इंडियाज एंशियंट हिस्ट्री, कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो इंडिया के इतिहास के ऊपर होना चाहिए, उससे और परे जर्मनी के इतिहास से हमें क्या करना, स्विट्जरलैंड के इतिहास से हमें क्या करना, यूएसए के इतिहास से हमें क्या करना, इंग्लैंड से हमें क्या करना, ऐसा नहीं है। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या दी जा रही है जिस तरीके से। टू डिसरिगार्ड एक्सपर्टीज इन शेपिंग द करिकुलम, कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डिसरिगार्ड करना था मकसद, अगर हम करिकुलम शेप करने में, चेंज करने में, ये मकसद था कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हम डिसरिगार्ड करें, जो कि बिल्कुल गलत है। सो ऑप्शन बी, टू प्रमोट नेशनल integration and critical thinking and scientific temper. What is the potential issue with carrying out textbooks and pedagogy revisions in a political partisan manner? कि टेक्स्ट बुक्स और पेडागोजी क्या होता है कि टीचिंग मेथड्स, जिसमें ये सिखाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ठीक है, पढ़ाना तो है पर पढ़ाना कैसे है, जिसमें ये चीज़ सिखाई जाती है उसको बोलते हैं पेडागोजी। तो बोल रहे कि जो असल मसला क्या है अगर हम इन चीज़ों में रिवीजन करें, और वो भी ऐसे माहौल में जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी हो इनके ऊपर, तो क्या इसका रहेगा, जो हमने पढ़ा कि वो स्ट्रिफ पैदा करेगा। स्ट्रिफ यानी कि मतभेद, भेदभाव को बढ़ावा देगा, ठीक है, उस चीज़ को और आगे ले जाएगा और एक्सपर्ट्स को डिसरिगार्ड करेगा। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल मैनर में उसको रखेंगे, पॉलिटिकल एक मंशा रख के कि हमारी पार्टी का प्रचार ज़्यादा हो या फिर हमारे धर्म का प्रचार ज़्यादा हो, तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के करेंगे तो वो सौहार्द की बात तो रह ही नहीं जाएगी ना उसमें। तो इट प्रमोट्स हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग, कि हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर पॉलिटिकल मकसद से कोई भी चीज़ हो रही है तो उसमें हार्मनी तो कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सबको पता है ये चीज़, ओके। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इट इंश्योर्स ओनली द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री आर टॉट, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सिर्फ केवल और केवल हिस्ट्री के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वही बच्चों को पढ़ाया जाए, कुछ भी नेगेटिव ना पढ़ाया जाए। तो आप खुद सोचो, अगर नेगेटिव नहीं पढ़ाया जाएगा तो हमने इतिहास में जो गलतियाँ की हैं उनसे बच्चे क्या सीखेंगे, कुछ सीख पाएंगे? वो सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो उनको पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो इतिहास में जाहिर सी बात है हमने गलतियाँ की हैं, है ना। हमने बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे चीज़ें की हैं जो अगर हम आज के दौरान में करें तो शायद हम वो और 200-300 साल पीछे चले जाएंगे, ओके। तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए अपनी मिस्टेक्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है ना। टू प्रमोट स्ट्रिफ एंड डिसरिगार्ड फॉर एक्सपर्टीज, कि बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा, स्ट्रिफ पैदा होगा और डिसरिगार्ड होगी एक्सपर्टीज की, और जो कि बिल्कुल सही है। टू इट एनकरेजेस ट्रांसपेरेंसी इन रिविजन प्रोसेस, ये तो फर्स्ट लाइन ने ही बोल दिया कि बड़ा ही सरेप्टिशियस था ये फैसला, एकदम आर्बिट्रेरी था। और सरेप्टिशियस मतलब बड़ा ही गुप्त तरीके से ये फैसला लिया गया, किसी को इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बड़ी गलत चीज़ हुई है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है एकदम क्लियर, साफ, आपने स्पष्ट रखा है, तो स्पष्ट तो रखा ही नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements cannot be inferred from the last paragraph of the passage? लास्ट पैराग्राफ ऑफ पैसेज में से ये कौन सी स्टेटमेंट हम नहीं समझ पा रहे, ठीक है, नहीं उसमें कही गई। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन शेपिंग द वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ अ सोसाइटी, बिल्कुल सही है, प्ले करता है। टेक्स्ट बुक्स एंड पैडागोजी शुड बी रिवाइज पीरियोडिकली टू कीप अप विद द इवॉल्विंग नॉलेज, ये भी सही है कि टेक्स्ट बुक्स और पैडागोजी को पीरियोडिकली रिवाइज करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से हमारा एजुकेशन का विस्तार हो रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, उस तरीके से उसको भी इवॉल्व किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टिसनशिप एंड डिसरिगार्ड फॉर एक्सपर्टीज हैव नो इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टिशनशिप है, पार्टिशनशिप मतलब कि किसी को इन्फ्लुएंस करना किसी तरीके से, है ना, कि हमारी विचारधारा को फॉलो करो। तो जो पॉलिटिकल मंशा है या फिर एक्सपर्ट्स के लिए जो डिसरिगार्ड है,
ये दोनों चीज़ें हमारी एजुकेशन को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करती, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर पॉलिटिकल एजेंडा बीच में शामिल हो जाएगा पढ़ाई में तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप देखो, जो मैंने हमारे कॉलेज टाइम में ऑब्जर्व करा है कि हमारा कॉलेज अच्छा भला नॉर्मल कॉलेज होता, कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होते थे। बड़ा जोर यूनिवर्सिटी का प्रेशर डाल डाल के वहाँ पे इलेक्शन करवाए गए। जिस साल से इलेक्शन हुए उस साल से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि बच्चों के जो उन पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर थे, उनके जब तैयारी पूरी नहीं है, उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन, तो वो धरना देके बैठ जाते थे, एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दो। ठीक है, जिससे एजुकेशन सिस्टम बहुत हिलता था। बिकॉज आगे आपके प्लेसमेंट्स में फ़र्क पड़ता है। आपके एग्ज़ाम्स इतने लेट होंगे तो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज कब आएंगी, कब आप अपने फाइनल एग्ज़ाम देंगे, कब आप उनको अप्रोच करेंगे कंपनीज को जाके कि अब हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो गए, अब हमें जॉब दो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो पॉलिटिकल अगर मंशा कहीं पे भी इन्वॉल्व हो जाती है तो नुकसान ही नुकसान होएगा। Wider and more transparent consultations are required in shaping the curriculum at all levels. कि बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करने की, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, सलाह लेने की ज़रूरत होती है अगर हम करिकुलम को रीशेप करना चाहते हैं किसी भी स्तर पे, चाहे छोटी क्लास में, चाहे बड़ी क्लास में, चाहे एक लाइन चेंज करनी है, चाहे एक वर्ड चेंज करना है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी की भी भावनाओं को आहत हम नहीं करना चाहते। हम किसी भी तरीके से इस तरीके की छेड़छाड़ नहीं करना चाहते कि हमारी खुद की आगे जाके हमारी जनरेशन जो आगे अगर बात करेंगे, अगर सपोज करो आने वाली जनरेशन है, हिस्ट्री में इतनी बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है, आने वाली जनरेशन है उसमें से कोई हिस्टोरियन ही बनेगा तो वो किस तरीके की हिस्ट्री जान रहा होगा, उसके सामने क्या इतिहास होगा कि मुगल कभी आए नहीं थे इंडिया में, ये इतिहास होगा। गुजरात में कभी दंगे हुए ही नहीं थे, ये इतिहास होगा। 26/11 कभी हुआ ही नहीं, ये इतिहास होगा। तो इस तरीके से इतिहास से छेड़छाड़ करना इज नॉट अ गुड थिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। लास्ट पैराग्राफ को ध्यान में रख के कौन सी चीज जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, पहला, सिलेबस रिविजन इज एसेंशियल फॉर अ रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम। एक मजबूत एजुकेशन सिस्टम के लिए सिलेबस रिविजन बहुत ज़रूरी है। सही है ये। इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन एजुकेशन ऑफ इट्स यंग पॉपुलेशन। ये भी सही है कि जितना अच्छा उनका पढ़ी लिखी जनता होगी, अच्छी समझ होगी, उतना ही अच्छा हमारा डेवलपमेंट होगा। सही है ये। Wider, more transparent consultations are needed in shaping the curriculum. ये भी सही है। Textbooks and pedagogy should remain the same over time. सेम रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई सेम? वक्त बदल रहा है। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, अब वो भी हैं। ठीक है, पहले हम टेलीग्राम भेजते होते थे, अब टेलीग्राम ऐप है एक जिसके अंदर हम लोग इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं, इंस्टेंट अपने चैनल बना के अपनी कोई भी कुछ भी चीज़ पब्लिश कर सकते हैं। तो क्या ज़माना सेम रहा, टेक्नोलॉजी सेम रही? अगर चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं तो हिस्ट्री भी तो चेंज हो रही है। अब पहले यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुआ था, अब ये भी एक इतिहास का हिस्सा बन गया कि यूक्रेन रशिया वॉर हुआ। ठीक है, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पूरी दुनिया एक किस्म से जो है जिसको बोलते हैं गुप्त तरीके से वॉर में आ गई, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट बन गया। तो अगर हिस्ट्री में अगर ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो जब हमारे आगे से आगे जनरेशन होगी उनको क्या पता चलेगा? फिर उनकी नॉलेज में यूक्रेन रशिया वॉर एडेड नहीं होगा हिस्ट्री में, राइट? तो उनके इतिहास में फिर कभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ ही नहीं, ये चीज़ हो जाएगी। तो टाइम के साथ में टेक्स्ट बुक्स और पेडागोजी को भी चेंज करना पड़ता है। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। What is the tone reflected in the passage regarding the deletion and alteration made in textbooks by the NCERT? तो क्या उन्होंने अप्रिशिएट करा इस कदम को? नहीं, उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही बोला बड़ा ही रैंडम और सरप्टिशियस था। फिर उसके बाद बोला कि एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करा गया, जो कि डिसरिगार्ड था एक्सपर्ट का। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी टर्म्स यूज़ करी, ठीक है, जिससे बिल्कुल भी उनको अप्रिशिएट करने का नज़रिया नहीं था, बल्कि क्रिटिसाइज कर रहे थे। न्यूट्रल भी नहीं था, क्रिटिकल था। ठीक है, ऑप्शन सी क्रिटिकल इज करेक्ट।
Which of the following statements cannot be inferred from the passage? The NCERT has deleted various portion from textbooks without proper consultation. सही है ये तो. The ruling Bharatiya Janata Party aims to create a new knowledge ecosystem across all fields. ये भी सही है. The Indian History Congress supports the changes made by NCERT. बिल्कुल गलत. Indian History Congress ने इसको bad faith की तरफ बताया था. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है. So option C is correct. It cannot be inferred from the passage. What is the synonym for arbitrary? Arbitrary का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना, यानी मनमाने ढंग से अपना कोई भी काम करना. ठीक है. रैंडम मतलब होता है बॉल्स पड़ी हैं बहुत सारी, मैंने कोई भी एक मनमर्जी की बॉल उठा ली. रैंडम मतलब भी आर्बिट्ररी होता है. डेलिब्रेट मतलब पर्पसफुली. अब बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं, मुझे पिंक कलर पसंद है, मैंने पर्पसफुली पिंक कलर वाली उठा ली, तो वो मेरा एक मकसद था, पर्पस था, मनमानी चीज नहीं थी, कुछ उसके पीछे कारण था. रैंडम मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसे ही उठा ली बस बिना किसी बात के. प्रिडिक्टेबल मतलब जो आपको पता चल रहा है कि ये हो सकता है. ठीक है, आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि जैसे सपोज करो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, 6-7 सब्जेक्ट हैं. अब आपने जिस सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई करी होगी तो आपको प्रेडिक्टेबल है कि उसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना. और जिसमें आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी होगी उसमें प्रेडिक्टेबल है काफ़ी हद से पेपर किस तरीके का आया था, कैसा सेट हुआ था, आपने कितना अटेम्प्ट करा. प्रेडिक्टेबल आपके कितने मार्क्स आएंगे, है ना. तो वो होता है प्रेडिक्टेबल. कंसिस्टेंट मीन्स कि आप एक ही चीज़ लगातार करे जा रहे हैं. ठीक है, यानी कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ कंसिस्टेंट हैं, आप रोज़ 1 घंटा पढ़ाई को देते हैं, 2 घंटा पढ़ाई को देते हैं, तो आप कंसिस्टेंट हैं. ठीक है, आप रोज़ लेक्चर सुनते हैं, इंग्लिश माध्यम पे अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दैट मीन्स आप कंसिस्टेंट हैं. अगर आप नहीं कर रहे, हफ्ते में 1 दिन आपको लगता है कि चलो पढ़ लेते हैं और बाकी 6 दिन आप सोचते हैं कि यार छोड़ ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हैं. ठीक है, यानी कि रेगुलर नहीं है. सो ऑप्शन ए रैंडम इज करेक्ट. सरप्टिशियस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बड़े सीक्रेटली करना, ताकि क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इसको बताया तो आप मेरे को अप्रूवल नहीं मिलेगा. जैसे कि सपोज करो लेट नाइट पार्टी में जाना है, हॉस्टल वार्डन से बोल के जाएंगे तो वो तो जाने नहीं देगी, तो बहाना बना दिया कि बीमार है, शाम से ही चले गए हॉस्पिटल के बहाने से, परमिशन ले ली और पार्टी एंजॉय करके अगले दिन अपने फ्रेंड के घर से आ गए, है ना. तो ऐसे करते हैं कई बच्चे. तो वो क्या हो गया, सरप्टिशियस हो गया, यानी कि आपने गुपचुप तरीके से कुछ चीज़ किया क्योंकि आपको पता था कि आपको मंजूरी नहीं मिलने वाली. ओके. ब्रेजन मतलब होता है कि आप बिल्कुल बोल्ड हैं, आपको कोई शर्म नहीं है कुछ चीज़ करने में, बिल्कुल बोल्ड एकदम. होते ना कुछ लोग कि कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया, मेरा मन था मैंने कर दिया, तो आपको उस चीज़ की शर्म नहीं है. मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर में अपना हेड शेव कर लिया था, बिल्कुल गंजा, और मुझे उस चीज़ की कोई शर्म नहीं थी. मैं ओपन गंजे सिर से कॉलेज भी जाती थी, कोई मुझे अफसोस नहीं था. तो वो क्या हो गया, ब्रेजन, कि आपने कुछ चीज़ की आपको उस चीज़ की कोई शर्म भी नहीं है, बोल्ड था आपका डिसीजन. ठीक है. कोवर्ट मतलब नॉट ओपनली, कोई चीज़ आप सीक्रेटली कर रहे हैं, खुले में एक्नॉलेज नहीं कर रहे. ठीक है, तो वो गया कोवर्ट. ओवर्ट मतलब ओपनली, एकदम खुला, ओपन. ठीक है, अपने सरेआम आपने अपनी गलती मान ली. ठीक है. कॉन्स्पिशियस मतलब होता है कि आप कुछ कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, कुछ कंस्पायर कर रहे हैं. ठीक है, कॉन्स्पिशियस यानी कि कुछ आप षड्यंत्रकारी तरीके से कुछ चीज़ कर रहे हैं. ओके. तो यहाँ पे कोवर्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट. What idiom best describes the aim of teaching history to students according to the passage? पैसेज के अनुसार कौन सा इडियम है वो हिस्ट्री पढ़ाए जाने को सबसे बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है. तो हिस्ट्री के लिए ये किया गया कि कुछ भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी गलतियों से क्या करेंगे, सीखेंगे. राइट. फर्स्ट ऑप्शन है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि नज़र से दूर दिमाग से दूर. होता है ना
कि जितनी देर बुक सामने है, मैथ्स के क्वेश्चंस जैसे हम सॉल्व करते हैं, बुक सामने उतनी देर तो फटाफट सॉल्व हो रहे हैं, बुक साइड में हुई तो फिर पता ही नहीं चलता, अरे इस क्वेश्चन में क्या करना था, इसमें क्या करना था, नहीं पता चलता है ना। तो वो होता है कि जैसे ही आंखों से ओझल हुई वैसे ही दिमाग से भी निकल गई। जैसे हमें मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला हो, कभी हम के कॉलेज से आते थे ये लेना, पूरा दिन भर याद नहीं है, जैसे मम्मी सामने आई, अरे यार मम्मी ने ये लाने के लिए बोला था, अब तो भूल गए, तो वो क्या हो गया, क्योंकि मम्मा आपकी नज़र से दूर थी तो आपको दिखाई भी याद भी नहीं रहा। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है कि घने अंधकार के बाद में सूरज की या उजाले की एक किरण दिखाई देना, यानी कि आप कुछ कठिन परिस्थितियों के बाद में आपके जैसे बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, कठिनाई के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, कुछ मुश्किल परेशानियों के बाद में अच्छी टाइम भी आता है, वो चीज़ कि कुछ परेशानी का टाइम चल रहा था, अब अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि हर एक काले घने अंधकार के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर छुपी होती है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है कि आपको मतलब कुछ अच्छा नया शुरुआत करना, मोर रिस्पॉन्सिबल या मोर बेटर वे में, ठीक है। यानी कि आप पहले बड़े लापरवाह ढीले रहते थे, लेकिन अब आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं, आप सबसे इज्जत से बात कर रहे हैं, आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गए अपने ड्यूटीज़ की तरफ, अपने काम के प्रति, ठीक है। तो दैट इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ। डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अब आप इसको टेक्निकली समझो कि बाथ एक टब है, टब में नहाने वाला बच्चों का जो जिसमें बच्चे को नहलाते हैं वो पानी है, ठीक है, गंदा पानी है, तो उस टब में बच्चा भी बैठा होगा, कोई आपको यही बोलेगा जब आप पानी फेंको तो साथ में बच्चे को भी मत फेंक देना। यानी कि आपने जो भी गलतियां करी हैं पास्ट में, जिस चीज़ से आप छुटकारा पाना चाहते हो, उसके साथ उससे छुटकारा पाने के चक्कर में आप उससे जुड़ी हुई जो सीख है, जो अच्छी चीज़ है, उसको भी ना फेंक देना साथ में, ठीक है। यानी कि आपको एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि आप इसको तो फेंकना चाह रहे हो, पर इससे जुड़ी हुई सीख जो है उसको मत फेंक देना। आप किसी बैड रिलेशनशिप में रहे हो कभी, तो आपको पता है कि आपने उस टाइम पे क्या फेस करा था, या फिर आप किस तरीके से फंसे थे उस बैड रिलेशन में, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए ना। आपने ठीक है बैड रिलेशन भुला दो, हर कोई यही बोलेगा भुला दो भुला दो भुला दो, लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम के लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है, ठीक है। यानी कि ऐसे किसी के या फिर ऐसे किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, ये चीज़ तो ज़रूर बोलेंगे। तो ऑप्शन डी, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द वाटर, विद द बाथ वाटर। व्हाट इज द एंटोनिम फॉर ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट होता है एकदम साफ, स्पष्ट, क्लियर, ठीक है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है कि हमें पहले से ही पता था कि यही होने वाला है। क्लियर ट्रांसपेरेंट का ही सिनोनिम है, ऑब्वियस ट्रांसपेरेंट का ही सिनोनिम है। विजिबल, ये भी ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम है। ओपेक, ओपेक होता है धुंधला, बिल्कुल धुंधला सा दिखना, ठीक है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ओपेक होता है मतलब बिल्कुल बंद, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आर पार नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ओपेक क्या हो गया, इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि आपको एकदम साफ स्पष्ट क्लियर है और कोई चीज आपको बिल्कुल अनक्लियर है, तो ऑप्शन सी, ओपेक, इज करेक्ट। लास्ट फ्राइडे द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द रिटर्न्स ऑन सम स्मॉल सेविंग्स schemes for the first quarter of 2023 by 20 basis point to 110 basis point or 0.2 to 1.1 percentage points, ठीक है। यानी कि पिछले हफ्ते शुक्रवार के दिन सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रिटर्न्स की, यानी कि अच्छे आपको ब्याज दरें देने की बात कही गई, ठीक है। और ये कब कही गई? पहले क्वार्टर 2023 के पहले क्वार्टर में, ठीक है। अब क्या क्या इसमें हुआ, 20 बेसिस पॉइंट से 110 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया गया, और या फिर कहें 0.2 टू 1.1 परसेंटेज पॉइंट तक, ठीक है। दीज विल किक, अब ये क्या करेंगे, फॉर 8 ऑफ द 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। तो क्या होगा, या तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, या फिर ये एक आप बोल सकते हैं कि ऑपरेशन में आने वाली चीज होगी। तो कब से होगा, 8 ऑफ द 12 स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उनमें से 8 के ऊपर ये लागू रहेगा, ठीक है। वेयर स्मॉल इन्वेस्टर्स
पार्क देयर हाउस होल्ड सरप्लसेस थ्रू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेस। तो यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्ट करते हैं? छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि घरेलू अपनी जो भी जैसे हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी मंथली सैलरी में से जो भी बचता है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं सरप्लस, यानी कि जो हमारे घरेलू खर्चे के बाद में जो बचा, ठीक है, वही हमारा सरप्लस होता है। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं से पैसा आने वाला है। जो घरेलू खर्चे के बाद में बच गया वो हमारा सरप्लस है। वो हम इनमें किसके थ्रू डालते हैं? बैंक्स या पोस्ट ऑफिस के थ्रू। A similar selective hike was dash for the previous quarter too। ऐसा ही सिलेक्टिव हाइक दिया गया था पिछले क्वार्टर के लिए भी, यानी कि लास्ट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर था। आफ्टर अ लॉन्ग 27 मंथ पॉज इन स्मॉल सेविंग रेट्स। पिछले 27 महीनों में क्या था? पॉज लगा हुआ था, ब्रेक लगा हुआ था स्मॉल सेविंग रेट्स की बढ़ोतरी पर। बट द रेंज वॉज मिनिमल एट 10 to 30 बेसिस पॉइंट, और जो रेंज थी वो भी इतनी थी 10 से 30 बेसिस पॉइंट तक की, ठीक है। एंड ओनली अप्लाइड ऑन 5 स्कीम्स, और जो ये रेंज थी सिर्फ 5 स्कीम्स में लग रही थी, अब कितनी में लग रही है? 8 में लग रही है, ठीक है। इन द लेटेस्ट रिव्यू द हाइएस्ट रेट हाइक ऑफ 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स हैज़ बीन ग्रांटेड ओनली फॉर 1, 2 एंड 3 ईयर टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि 1 साल, 2 साल या 3 साल के जो भी डिपॉजिट्स होंगे उन पे ही 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स वाली जो गारंटी है वो दी जाएगी, ठीक है। फॉर अदर स्कीम्स द इंक्रीज इन मोर नॉमिनल। जो बाकी स्कीम्स है उनके लिए थोड़ा नॉमिनल सा ही है। कितना है? 40 बेसिस पॉइंट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड मंथली इनकम स्कीम्स, और जो सीनियर सिटीजन के लिए और मंथली इनकम स्कीम्स, एंड जस्ट 20 बेसिस पॉइंट्स फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र। तो 20 बेसिस पॉइंट किसके लिए? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र के लिए, ठीक है। रिटर्न्स ऑन द पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग्स डैश द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो जैसे कि पॉपुलर लॉन्ग टर्म की जो सेविंग्स होती हैं जैसे कि PPF हैव बीन लेफ्ट अनचेंज्ड, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। 7.1% पर ही चल रही है 2020 से, अप्रैल 2020 से, when they were slashed from 7.9%। और अप्रैल 2020 में क्या हुआ था? ये 7.9% से घटा के 7.1% कर दी गई थी एट द बिगनिंग या एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक के टाइम पे या पेंडेमिक के तर्ज पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नाइदर इज देयर रिलीफ फॉर दोज इन्वेस्टिंग इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी कोई खुशी या कुछ अच्छी बात नहीं आई है। लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जनवरी 2015 टू डैश families to invest in education of girl children and save for their marriage expenses under the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2015 में। और इसका पर्पस क्या था कि फैमिलीज जो है वो लड़कियों को पढ़ाने की तरफ इन्वेस्टमेंट करने की सोचे और उनकी शादी के लिए खर्चा वगैरह करने के लिए उनके पास पैसे हों, बचाएं। और ये किसके, इसका जो टैगलाइन था वो क्या था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। इसके तहत में सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम लॉन्च की गई थी। दीज विल किक, अब यहाँ पे किक मतलब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने का बोला जा रहा है कि ये कब से लागू होंगे या किसके ऊपर लागू होंगे, ये चीज़ कही जा रही है। किक ऑफ, किक इन, किक ऑन, किक एट। तो किक इन होगा, किक इन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना, स्टार्ट करना, लागू करना, ठीक है। तो ये कब से किसके ऊपर लागू होगा? 8 आउट ऑफ 12 में से 8 स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर ये लागू हो जाएगा। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। A similar selective hike was dash for previous quarter 2। तो पिछले क्वार्टर के लिए भी सिमिलर सिलेक्टिव हाइक क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया गया था, प्रोमोटेड प्रचार किया गया था, आगे बढ़ाया गया था। एंटेल्ड, एंटेल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट या किसी चीज़ को इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व किया गया था उस टाइम पे? नहीं, इन्वॉल्व नहीं। सीम्ड मतलब विजिबल था या फिर अपीयर्ड था, उस टाइम पे अपीयर हुआ नहीं।
इफेक्टेड, इफेक्टेड मतलब लागू किया गया, उस टाइम पे लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। सो ऑप्शन डी इम्प्लीमेंट इज करेक्ट। रिटर्न्स ऑन पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग्स, सेविंग्स आगे क्या होगा, जैसे कि सेविंग्स एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है मेथड या अप्रोच, ठीक है। एवेन्यू मतलब कि आपको क्या है, मेथड या अप्रोच। इटरेशन, इटरेशन मतलब रिपीटिशन। कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब कि आपका क्या कंसेप्ट है, क्या आइडिया है। और कंटेस्टेशन यानी कि आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स मेथड हैं उनकी बात हो रही है, जो पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग मेथड्स हैं यानी कि पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग्स एवेन्यूज, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। have been left unchanged at 7.1%, prevailing since April 2020 when they were slashed from 7.9% at the dash of pandemic। तो उस टाइम पे पेंडेमिक क्या था, स्क्रीनिंग थी, स्क्रीनिंग यानी कि उसका टेस्ट किया जा रहा था पेंडेमिक का। जंक्चर, जंक्चर मतलब कि किसी स्टेज पे था, क्राइसिस पे था, इंटरवल पे था। ऑनसेट, ऑनसेट मतलब स्टार्ट पे था। तो 2020 से हमें पता है स्टार्ट ही हुआ था कोरोना वायरस का, मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल, मार्च अप्रैल यही स्टार्टिंग ही थे, ठीक है। इंटेंट, इंटेंट मतलब किसी चीज की क्या मंशा है। सो यहाँ पे एट द स्टार्ट ऑफ पेंडेमिक यानी कि ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Neither is there relief for those investing in Sukanya Samriddhi account scheme launched by PM Narendra Modi in January 2015 to अब क्या किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। किस लिए लागू की गई थी, बढ़ावा देने के लिए फैमिलीज को, ताकि वो लड़कियों की पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करें। एवर्ट, एवर्ट मतलब होता है प्रिवेंट करना या अवॉइड करना। तो फैमिलीज को अवॉइड करने का तो उनको बिल्कुल मकसद नहीं था कि वो अवॉइड करें बच्चे की पढ़ाई में। प्रेज्यूम करना, प्रेज्यूम करना मतलब किसी में विश्वास दिखाना है, किसी में एज्यूम करना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो प्रेज्यूम करना। क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब बनाना, गढ़ना कुछ चीज़, ठीक है, इस क्राफ्ट। एनकरेज, एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो यहाँ पे उसका मकसद क्या था, बढ़ावा देना फैमिलीज को, ताकि वो लड़कियों की पढ़ाई में पैसा इन्वेस्ट करें और उनकी शादी के खर्चे के लिए बचा के रखें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, एज द नाइट एडवांस्ड स्वामीज फियर्स डीपेंड, यानी कि जैसे जैसे रात और गहरी होती गई और ज़्यादा बढ़ती गई रात, तो स्वामी कोई व्यक्ति है उसको और ज़्यादा डर लगने लगा, उसके डर जो है वो और गहरा होता गया। द मोस्ट हॉन्टिंग वॉज हाउ हिज फ्रेंड मनी हैड सीन द डेविल इन द बैनियन ट्री। सबसे डरावनी चीज, सबसे डरावनी जो थी वो ये थी कि मनी, उसका कोई दोस्त था मनी, उसने बैनियन ट्री में डेविल को देखा, शैतान को देखा, ठीक है। He began to think of all the ghost stories he had heard in his life। उसने सारी घोस्ट स्टोरीज जो अभी तक उसने अपनी जिंदगी में सुनी थी वो उनके बारे में सोचने लगा। मनीज फेस हैड गॉन वाइट एज अ घोस्ट बिफोर ही हैड फेंटेड। मनी का चेहरा एकदम सफेद हो गया भूत की तरह बेहोश होने से जस्ट पहले, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है पी, जैसे जैसे रात बढ़ती गई स्वामी को डर लगने लगा और ज़्यादा डर लगने लगा। वो फिर उस टाइम पे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड है आर, फर्स्ट पी फर्स्ट आर सेकेंड। वो उस टाइम पे उन सारी भूत की कहानियों के बारे में सोचने लगा जो उसने अपनी अभी तक अपनी ज़िंदगी में सुनी है। उसके बाद हो गए थर्ड क्यू, कि सबसे डरावनी थी उसके फ्रेंड मनी की जिसने डेविल को देखा बैनियन ट्री में। फिर उसके बाद होएगा फोर्थ एस, मनी का चेहरा बेहोश होने से पहले एकदम वाइट हो गया था भूत की तरह, ठीक है। तो पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। One takeaway from this is that merely paving the way for campuses of prestigious foreign universities
may not be enough to retain talent in the country। तो इसमें से एक मुख्य बात जो सामने निकल कर आई वो ये आई कि हमने अगर अपने यहाँ पे प्रेस्टिजियस बड़े बड़े कैंपसेस बनवाने की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पे कैंपसेस बनवा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे, वो देश छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, वो फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कैंपसेस बनाने से सारे बच्चे कोई पढ़ाई के लिए थोड़ी बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए भी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे नौकरी भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, at a time when the government is embarking on far-reaching reforms in the higher education sector, ऐसे समय में जब गवर्नमेंट बड़े बड़े एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेकर आ रही है एजुकेशन के सेक्टर में, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूटिंग एनेबलिंग मेजर्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन द कंट्री। और इसमें क्या चीज़ शामिल है? ये भी शामिल है कि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस अपने देश में खुलवाएं। ठीक है, Data compiled by the US State Department in the Non-Profit Institute of International Education provides interesting insight। तो जो डेटा US State Department के सामने आया है, उसने निकाला है नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स के बारे में ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं। An analysis of the data in this newspaper reveals that an increasing number of Indian students studying in USA are staying back after their degree to join their country's workforce। इसमें सबसे अच्छी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो सामने है, जैसा कि मैंने कहा कि कैंपसेस खुलवाना से काफ़ी नहीं है, नौकरियां भी बच्चों को चाहिए। तो वही चीज़ सामने आई कि बच्चे बाहर जो पढ़ने के लिए गए हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी वहीं रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की वर्क फोर्स, यानी कि वहाँ पे कोई जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया क्यू, क्योंकि ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। सेकंड हमारा हो गया आर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। इन 2021-22 nearly 35% of the 1.9 lakh Indian students in American universities enrolled in optional training programs that allow foreign students with F1 visas to join paid or voluntary work for up to 3 years in the US। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने गए थे 1.99 लाख, उनमें से 35% ने OTP में अपना ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अपने आप को रजिस्टर किया, एनरोल करा, जिसका पर्पस क्या है कि वहाँ पे वो बच्चों को जो F1 वीज़ा के ऊपर बच्चे गए होते हैं, स्टूडेंट्स गए होते हैं, उनको वर्क, किसी भी तरीके के काम में जिसमें वो पैसा कमा सके, उसमें इन्वॉल्व करने की 3 साल तक आज़ादी देता है। ठीक है, यानी कि 3 साल तक वो वहाँ पे काम कर सकते हैं अगर वो उस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये किसका डेटा था? 2021-22 का। ये हमारी हो गई जो है क्या बोलते हैं थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट होगी कि इससे एक जो जानकारी सामने आई है वो ये कि सिर्फ कैंपसेस खोलना काफ़ी नहीं है बच्चों को यहीं पे रखने के लिए। ठीक है, इंडिया में रखने के लिए। तो ये हो गया फोर्थ। तो QRSP हमारा स्टेटमेंट है, QRSP। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Select the most appropriate word for given group of words। Medical examination of a body। किसी भी बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कहलाता है? पोस्टमार्टम कहलाता है। वल्नरेबल मतलब होता है कि आप किसी भी तरह की चोट लगने के लिए, इंजरी के लिए ओपन है। पोस्टमार्टम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी। क्विंटप्लेट होता है कोई भी 5 बच्चे एक साथ जो पैदा हुए हैं, जैसे जुड़वा होते हैं ना, वैसे 5 बच्चे अगर एक साथ पैदा हुए हैं तो होते हैं क्विंटप्लेट। एनाल्गेसिया मतलब होता है कि आपका दर्द सहने की शक्ति जो है वो इतनी, या फिर आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा, आपको कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दे गया, आप होश में रहें पर आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, वो होता है एनाल्गेसिया। सो ऑप्शन बी पोस्टमार्टम इज करेक्ट। वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कुछ चीज़ होने वाली है और उसको कोई पहले ही प्रेडिक्ट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? यूफोनियस मतलब होता है कि आप बड़ा ही प्लेजेंट साउंड कर रहा है, बड़ा ही अच्छा सुनाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब पता नहीं है लेकिन हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है,
जैसे गुजराती डिश, सॉरी बंगाली डिशेस के नाम होते हैं ना, जो भी उनके XYZ नाम होते हैं, तो वो डिशेस के नाम हमें पता नहीं है वो डिश एक्चुअल में क्या है, बट वो सुनने में इतने मीठे लगते हैं। मिष्टी दोई, वी डोंट नो व्हाट इट इज, नहीं खाया तो नहीं पता, कोई अनजान व्यक्ति सुनेगा उसको नहीं पता, लेकिन उसको पता है कुछ स्वीट सा है, कुछ अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। शटल, शटल क्या होता है कि आपको आगे पीछे जैसे गो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे का कोई मूवमेंट कर रहे हैं, आप आगे पीछे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, टेंशन में घूम रहे हैं, वो गया शटल। शेयर, शेयर मतलब होता है कि वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। और इम्पीरियलिज्म, इम्पीरियलिज्म मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप अपनी कंट्री का विस्तार करना चाहें या फिर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहें, वो होता है इम्पीरियलिज्म। सो ऑप्शन सी, शेयर इज करेक्ट। Parts of following sentence are given as options. Identify the segments that contain a grammatical error. That day when they brought back for last time, there were many old timers who were shocked and frightened. तो उस दिन जब उनको आखिरी बार लाया गया, तो जब उनको आखिरी बार लाया गया तो क्या होगा, when they were brought back, ठीक है, यहाँ पे they के बाद में क्या आना चाहिए, were brought back। तो ऑप्शन फर्स्ट में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है, नहीं सॉरी, फॉर द लास्ट टाइम, ये तो लास्ट टाइम है, सॉरी, दैट डे व्हेन दे वर ब्रॉट बैक, ऑप्शन सी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दे वर, ठीक है, तो ऑप्शन सी में एरर है। बाकी पूरा सही है कि जब उनको आखिरी बार लाया गया तब काफ़ी सारे पुराने भी वहाँ पे लोग थे जो बड़ी देख के अचंभित हो गए, डर गए, शॉक में चले गए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF और जो आर्टिकल है उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।